नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धारा एकेडमी के इस हिंदी क्लास में मोस्ट वेलकम। देखो, हम हिंदी की जो हमारी क्लासें चल रही है, ये क्लासें स्पेशली बीएसटीसी डीएलएड के लिए है और इसके साथ साथ जो सिमिलर टॉपिक है, ये टॉपिक आपके पीटीईटी में भी, पटवारी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, ग्राम सेवक 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए कॉमन टॉपिक है। और आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हमने हिंदी के जो पहला टॉपिक है ना, वर्णमाला, तो वर्णमाला से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ये शानदार प्रश्न जो है वो हम करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को आंसर देते रहना है, जिन जिन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं, नहीं आते तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नोट करेंगे और आप अपनी शानदार तैयारी करेंगे। हमने कंप्लीट आपको बता दिया था ये पिछली वाली क्लास में किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन वाला सेक्शन है, तो ये क्वेश्चन के सेक्शन में शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि वर्णों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ, कि वर्णों का समूह कहलाता है। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, जैसे हिंदी की वर्णमाला हो गई, तो उस वर्णमाला में क्या होता है, वो वर्णों का समूह होता है। तो वर्णों का समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, वर्णमाला कहलाता है। अब प्रश्न आता है लिपि क्या होती है। तो देखो, जो वर्ण होते हैं उन वर्णों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। जो हम मुख से उच्चारित करते हैं, जिन वर्णों को, जिन ध्वनि चिन्हों को, वो ध्वनि चिन्ह जब लिखित रूप में लिखे जाते हैं तो वो लिपि कहलाती है। ठीक है। अनुस्वार क्या होता है, जो हम नाक से बोल करके जिनका उच्चारण करते हैं वो अनुस्वार। और भाषा क्या है, हमारे विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। तो अब वर्णों का समूह जो है वो वर्णमाला कहलाएगा। और हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने हैं वो सारे हमने पढ़ चुके हैं। वर्ण कितने, अनुस्वार कितने, व्यंजन कितने, वो सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं और आगे प्रश्न भी आएंगे, हम करने वाले हैं। वैसे बता दो, हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें से 11 स्वर है और बाकी 33 व्यंजन है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने। चलो आ गया प्रश्न। तो हिंदी वर्णमाला में ध्यान देना, टोटल 44 वर्ण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ऑप्शन 33 दिया ना, तो 33 व्यंजन है, ध्यान रखना 33 व्यंजन है। ये वर्ण जो है इनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं हिंदी के। एक होते हैं स्वर, तो स्वरों की संख्या कितनी है, वो है 11। और 11 में भी एक तो होते हैं लघु स्वर, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और साथ ही साथ इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो 4 मूल स्वर हैं और बाकी के जो 7 हैं वो आते हैं दीर्घ स्वर, जिन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, जो हम आगे इसी क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 44 मूल हो गए और 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए। अच्छी तरह से नोट करते जाएं। ये परफेक्ट रूप से आपको याद करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल एकदम शानदार और सटीक आपको प्रश्न करवा रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है। मतलब कोई भी जो भाषा होती है ना, तो भाषा बनती कैसे है, कि भाषा कैसे बनती है कि भाई भाषा का सबसे छोटा जो रूप होता है, जो लघुतम रूप होता है, वो वर्ण होता है। वर्ण से फिर शब्द बनते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनते हैं, तो इस प्रकार वाक्य से फिर भाषा बनती है। तो भाषा का लिखने का ढंग है, मतलब वो जो वर्णों को जो हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो लिखित रूप जो है वो लिपि कहलाता है। मतलब प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी ये है कि भाषा का लिखित रूप या वर्णों का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो वो लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, मराठी की लिपि भी देवनागरी है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, वो लिपि कहलाती है। वर्ण क्या है, वर्ण जो है वो किसी भी भाषा की लघुतम इकाई है। छोटी से छोटी इकाई जो है वो लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है लिखित रूप में। अगर मौखिक रूप से अगर हम बात करें कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो ध्वनि आएगा। ठीक है ना, ध्वनि जो है वो आएगा। मौखिक रूप से अगर हम बात करें तो ध्वनि, और ध्वनि का ही लिखित रूप जो लिपि के रूप में लिखा जाता है वो वर्ण कहलाता है। तो वर्ण जो है वो सबसे लघुतम इकाई है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से जो है वो एक वाक्य बनता है, जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, जो पूर्ण विचार प्रकट करता है वाक्य, और वाक्य से फिर भाषा बनती है। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है। ध्यान से समझना, शब्द निर्माण, तो शब्द का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, उसकी लघुतम इकाई क्या है। तो बच्चों यहाँ पे जो बात करेंगे वो है वर्ण। लघुतम इकाई जो है वो वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। जैसे यहाँ पे देखो कि आंसर इसका रहेगा वर्ण। देखो जैसे कि मान लीजिए ये क है,
आप देखेंगे कि ये क जो है, तो ये क क्या है, क में हलंत है, मतलब आधा क है, इसमें स्वर जोड़ दिया हमने अ, तो ये एक वर्ण बन गया क। ठीक है, अभी एक वर्ण है। इस तरीके से मान लीजिए ये म है और इस म में हलंत है, इसमें भी हमने जोड़ दिया स्वर अ, तो ये हो गया म। और इसी तरीके से ये ल है, ल में भी हमने जोड़ दिया अ, तो ये हो गया ल। तो अब देखो इन तीनों वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो क्या हो गया, क धन म धन ल, तो इससे हमारा एक शब्द बना जो कहलाएगा क म ल। तो ये एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो इसीलिए एक शब्द का निर्माण हो गया। तो शब्द के निर्माण की लघुत्तम इकाई क्या है, वो वर्ण है। अब देखो ऐसे है ना, जैसे मान लो च त प, जैसे ऐसे मान लो हमने कोई वर्णों को आपस में जोड़ दिया तो जोड़ने से शब्द नहीं बनेगा, ये कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वर्णों के सार्थक समूह को, मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो शब्द कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला ध्यान से समझना। ए स्वर है, एक ऐसा स्वर है, दीर्घ स्वर है, अनुस्वार है, ह्रस्व स्वर है या अयोग वाह है। तो हमने देखो, आपको मैं बता देता हूँ, 11 जो स्वर है ना, उसमें पहला है जैसे अ हो गया, दूसरा हो गया आ, तीसरा हो गया छोटी ई, चौथा हो गया बड़ी ई, फिर हो गया ऊ, फिर हो गया बड़ा ऊ, फिर हो गया री, उसके बाद हो गया ए, है ना ए, फिर हो गया आई, फिर हो गया ओ और फिर हो गया औ। तो ये 11 स्वर हैं बच्चों, आप समझिएगा 11 स्वर है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में। इसमें से अ एक, ये दो और ये एक और ये दो, देखो उसके बाद ये 3 और ये 4, ये तो मूल स्वर है, ये तो मूल है। और बाकी जो बचे ना वो दीर्घ स्वर हैं। तो यहाँ पे देखो पूछा है कि ए कैसा है, तो ए देखो यहाँ पे है ना, ये दीर्घ स्वर है, ध्यान रखना ये कैसा है, दीर्घ स्वर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा दीर्घ स्वर है। स्वर और व्यंजन नहीं है, अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्वर भी नहीं है और जो व्यंजन भी नहीं है। तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ से देखो कि अ और उ क्या है, तो ये स्वर है, ये स्वर है। उसके बाद ए और आई क्या है, ये भी स्वर है, ठीक है, ये भी स्वर है। ई और उ क्या, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। लेकिन अंग और अह क्या है, ये स्वर नहीं है, तो ये स्वर नहीं है, तो राइट आंसर हो गया ये, ठीक है। ये है, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे अनुस्वार, अंग तो अनुस्वार है और अह जो है ये विसर्ग है, ठीक है, ये विसर्ग है, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। लिखते जाना, जो जो बच्चों को जिनको नहीं आता वो लिखते जाएंगे। वर्णमाला संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में आ गया तो आप करके आओगे, 100% राइट करके आओगे, इस बात का ध्यान रखना। पूरी हमारी सीरीज चलेगी, जैसे हिंदी में हम एक एक टॉपिक वाइज हमारी सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके में हमारी एक एक सीरीज चल रही है, बिल्कुल टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। BSTC DLED का कोई भी टॉपिक आपका अनकम्प्लीट नहीं रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। हम थ्योरी भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटल सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप लोग पढ़िए, इसे शानदार ढंग से पढ़िए, शानदार ढंग से अपनी तैयारी करिए। आइए आगे बढ़ेंगे, और अब हमारा 7वां प्रश्न है, देखो यहाँ पे कि प का उच्चारण स्थान है। अब हमने देखो हिंदी जो हमारी वर्णमाला है, उस वर्णमाला में हमने अलग अलग वर्ग बना रखे हैं। जैसे पहला हो गया क वर्ग, उसके बाद हो गया च वर्ग, फिर हो गया ट वर्ग, है ना, ट वर्ग, फिर हो गया त वर्ग, और फिर आता है हमारा प वर्ग। तो ये वर्ग क्यों बने, क्योंकि इसमें क में क ख ग घ ड़ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, इस वर्ग में आने वाले समस्त अक्षरों का उच्चारण हमारे मुख के किसी विशेष स्थान से होता है। क में आने वाले सभी का एक ही जगह से उच्चारण होता है, च वर्ग में आने वाले वर्णों का सभी का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। उसी तरीके से प वर्ग में आने वाले सभी जो अक्षर है, वर्ण है, उनका उच्चारण स्थान हमारे मुख के एक ही स्थान से होता है। कहां से होता है, होठों से होता है। जैसे बोलेंगे प तो दोनों होठों को मिलाना पड़ता है, प। इसी तरीके से फ ब भ म, मतलब पूरी जो लाइन है, इस पूरी लाइन में जितने भी वर्ण हैं, उन समस्त वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें दोनों होठों को मिलाना पड़ेगा।
तो इसीलिए चूंकि ओठों को मिलाते हैं ना, इसलिए ये ओष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान ओठों से होता है, इसलिए ये ओष्ठ कहलाते हैं। तो प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ध्यान रखना, प या प वर्ग की कोई भी वर्ण अगर पूछा जाए, इस पंक्ति में आने वाला फ अगर पूछा जाए, ब पूछा जाए, भ पूछा जाए, म पूछा जाए, तो वो सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। इसी तरीके से कुछ जो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण दांतों से होता है, दांतों को होठों से टच करते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए ये दंते कहलाते हैं। जैसे स होता है ना, स है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे। और तालु, जब जीभ तालु को टच करती है, और मूर्धा जब जीभ मूर्धा को टच करती है, तो वो मूर्धन्य कहलाते हैं, वो तालव्य कहलाते हैं, वो दंते कहलाते हैं, वो ओष्ठ कहलाते हैं। उच्चारण स्थान के अनुसार ये इनका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है बच्चों, 8वां प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो स्वर कहलाते हैं बच्चों। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ है, तो अ को बोलने के लिए हमें किसी और स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी जैसे जितने भी व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की हेल्प लेनी पड़ती, मदद लेनी पड़ती है। इसलिए स्वर जो होते हैं वो बिना किसी उच्चारण के, बिना किसी दूसरे की सहायता के हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। 9वां प्रश्न देखो कि दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। तो स्वर जो है ना, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, जो दोनों ग्रुपों में अलग अलग लिखता हूं। तो ये तो है ना, जो पहले लिख रहा हूं, अ है, उसके बाद छोटी ई है, उसके बाद छोटा ऊ है, और उसके बाद री है। ये कहलाते हैं, ये तो बच्चों कहलाते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि आपके जो है ये ह्रस्व कहलाते हैं या लघु कहलाते हैं। ठीक है ना, ये तो लघु स्वर है, या इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर हो गए, ये 4 मूल स्वर हो गए। और इसके बाद बाकी जो बचे हैं, जैसे आ हो गया, अब बाकी जो बचे हैं उसमें हो गया आपका आ हो गया, उसके बाद बड़ी ई हो गई, उसके बाद बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद ए है, फिर आई है, फिर ओ है, और फिर औ है। ठीक है ना, ये औ। तो ये जो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 हैं, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गुरु भी कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और हमारा प्रश्न का उत्तर क्या था? दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा दीर्घ नहीं है? तो देखो, आ दीर्घ है, बड़ी दीर्घ है, ओ दीर्घ है, लेकिन री जो है वो मूल स्वर है, वो ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितना है? चलो अभी देखो, 9 प्रश्न हमने किए, अभी तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, ये बाकी के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। मैं सारे आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम, सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को, यूट्यूब को जो है वो इस चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप, इस टेलीग्राम, सबसे जुड़ने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारा ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इन सब की लिंक भी मिल जाएगी, तो उससे भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी क्लास चलेगी बच्चों। ये हमारा चैनल है जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, धारा एकेडमी करके आप सर्च करेंगे तो आप इसे ज्वाइन करिए। दूसरे अपने दोस्त हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो अपनी तैयारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। कोई पैसा नहीं, आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज दे रहे हैं। और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, आपको मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल जो है वो शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए लाने वाला हूं बहुत ही जल्दी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी सजेशन देना चाहते हो, तो आपका वेलकम है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट डाल देना। थैंक यू, धन्यवाद।